माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आपकी, मेरी और हम सब की ज़िंदगी सेहत के साथ झूमती और गुनगुनाती रहे। आज का प्रोग्राम कोरोना वबा ही के बारे में है, लेकिन कदरे मुस्बत खबर के साथ। ऐ जज्बा जुनून तो हिम्मत ना है, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान तुम्हारा। कोरोना की वजह से मुल्क में जारी लॉकडाउन में पहले नरमी की गई और फिर रफ्ता रफ्ता इस लॉकडाउन को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। अब भी कोरोना से लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा है और लोगों से कोरोना के SOPs की डेडलाइन को ख़तरा है, क्योंकि लोग SOPs को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। एक उद्यम सा मचा हुआ है। इस हकीकत से इनकार मुमकिन ही नहीं कि जब तक कोविड-19 की वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो जाती, तब तक कोरोना वायरस हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। कारोबार के तातुल के इख्तिताम की ख़बरों ने जहां ज़हनी सुकून और अमन मुहैया किया है, तो दूसरी जानिब बहाली सेहत की मालूमात में दुरुस्तगी और सेहत में एहतियात का किरदार पहले से ज़्यादा अहम हो गया है। हमने बारहा बताया लोगों को कि सना मक्की का कोरोना से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और पहली बात यह कि जो पत्ते यहाँ लाहौर में मिल रहे हैं वो सना मक्की नहीं है, वो सना लाहौरी हैं, वो सना गुजरांवालवी हैं। सना बेसिकली एक पत्ते हैं जो एक दरख्त पे उगते हैं, और वो पत्ते जो मक्का मुकर्रमा में उगते हैं उसको सना मक्की कहा जाता है। और अहादीस ज़रूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद हैं, और आपने उसको कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करने का कहा गया। ये ज़रूर आपने फरमाया कि सना मक्की में, ये भी हदीस सही हदीस मौजूद है, इब्न माजा की हदीस है कि सना मक्की में मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है। तो भाई ये तो आपने कलौंजी के बारे में भी फरमाया था, तो आप कलौंजी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मसला ये है कि एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, वो किसी साहब ने बनाई, अल्लाह उनका भला करे, वो उन्होंने पूरी कौम को सना मक्की पे लगा दिया, और अब कौम को समझ आई है कि इसका कोई रोल नहीं है। कुछ गैर जिम्मेदार अफराद की वजह से सोशल मीडिया पर गलत मालूमात के फैलाव ने कोविड-19 से बचाव की दुरुस्त मालूमात को धुंधला दिया है। माय डियर पाकिस्तानी फ़ेलोज़, मेरे तमाम पाकिस्तानी भाई बहनों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उस आदमी के झूठा होने में कोई शक नहीं
जो हर सुनी सुनाई बात को बग़ैर तहकीक किए आगे फैला दे। तो इस डिसइंफॉर्मेशन के दौर में आइए हम एक कोशिश करें कि जो भी बात हम एक से दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें, पहले उसकी तहकीक कर लिया करें। आज के एपिसोड का मकसद मुस्तनद माहिरीन सेहत की मदद से आपको आगाह करना है कि किस तरह से कोरोना की वैक्सीन मुयस्सर होने तक एहतियात के साथ रवां दवां ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सकता है। इसके अलावा फेक न्यूज़ की निशानदेही करना और सेहत के बारे में दुरुस्त मालूमात आपको ज़हन नशीन करवाना भी शामिल है, क्योंकि याद रखिए कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं है। आज का एपिसोड हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स के साथ साथ उन गैर मुल्की व्यूअर्स के लिए भी है जिनके मुल्कों में अभी तक कोरोना की तबाहकारियों को कंट्रोल नहीं किया जा सका। हमें पूरा यकीन है कि हमारे इस प्रोग्राम से हासिल होने वाली मालूमात से वो लोग ख़ुद को और अपने माई डियर्स को, अपने प्यारों को कोरोना की तबाहकारियों से महफूज रखने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना वबा के दौरान क्वारंटीन और लॉकडाउन की इस्तिलाहात बहुत से लोगों ने पहली बार सुनी। क्वारंटीन और लॉकडाउन से क्या मुराद है? एक छोटी सी मैं बात करना चाहूँगा कि लॉकडाउन में और क्वारंटाइन में थोड़ा सा फ़र्क है। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो बीमारी का कोर्स है वो तकरीबन 14 डेज़ 14 दिन का जो है, जिसमें कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इन्फेक्शन जब किसी पेशेंट को के अंदर मुंतकिल होती है उससे 4 या 5 दिन में उसको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जब सिम्टम्स आते हैं उसके बाद 6, 7, 8वें दिन तक मतलब उसको बुखार होता है, ज़ुकाम होता है। 10वें 11वें दिन तक अगर खुदा न खास्ता सांस का मसला शुरू हो जाए तो ऐसे मरीज़ को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर ना हो, आम तौर पे 13 से 14 दिन में मरीज़ जो है वो ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। अब अगर ये मरीज़ जो है इन 14 दिनों में किसी से ना मिले, अपने तौर पे अकेला रहे, तो फिर उससे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के इम्कानात इंतहाई महदूद हो जाते हैं और इस तरह से हम इन्फेक्शन को वहीं पे रोक सकते हैं। इसलिए ये जो क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट है वो सामने लाया गया। क्वारंटाइन का मतलब है कि आपको 14 दिन के लिए बाकी लोगों से अलहदा रहना। अगर किसी घर में एक बंदा पॉजिटिव निकल आता है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बाकी तमाम घर वाले भी अपने टेस्ट कराएं, ताकि अगर उनमें से भी कुछ लोगों को ये टेस्ट पॉजिटिव हो तो वो तमाम लोग जो हैं वो आइसोलेट हो जाएं, बाकी लोगों से अलहदा हो जाएं, ताकि दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। उसके मुकाबले में लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप कुछ इलाके को, एक इलाके को वहीं पे ही उन तमाम लोगों की नक़्लो हरकत को महदूद कर दें, ताकि वो वहाँ से फिरें नहीं, और जब वो फिरेंगे नहीं, दूसरे लोगों से नहीं मिलेंगे, तो वो फिर इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो क्वारंटाइन में और लॉकडाउन में थोड़ा सा फ़र्क है। क्वारंटाइन जो है वो इंडिविजुअल्स पे अप्लाई हम करते हैं, लॉकडाउन जो है वो गवर्नमेंट अप्लाई करती है और वो एक इलाके के ऊपर जो है वो अप्लाई किया जाता है। और होम आइसोलेशन किसे कहते हैं? क्या ये भी क्वारंटीन और लॉकडाउन जैसी कोई चीज़ है या उससे कोई मुख्तलिफ चीज़ है? होम आइसोलेशन एक क्वारंटाइन ही है, लेकिन वो क्वारंटाइन मरीज़ के अपने घर में किया जा रहा है। आप ये देखिए कि बीमारी की 3 कैटेगरीज आप बना सकते हैं। एक कैटेगरी को हम कहते हैं माइल्ड डिज़ीज़, एक कैटेगरी हो गई मॉडरेट डिज़ीज़, और तीसरी कैटेगरी है सीवियर डिज़ीज़। माइल्ड डिज़ीज़ यूँ समझ लें कि वो तमाम लोग जिनको इन्फेक्शन ट्रांसमिट हुई, उनको हल्का फुल्का ज़ुकाम हुआ, थोड़ा बहुत बुखार हुआ और उसके अलावा कुछ नहीं, जिस समय सर्दी लगी, बुखार हुआ। अब ये वो लोग हैं जो डिज़ीज़ तो जिनको है, लेकिन ये इनको हॉस्पिटलाइज़ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है।
इन लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने घर में ही रहें, अपने कमरे में आइसोलेट रहें। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आप इधर उधर आपकी नकलो हरकत से जो बीमारी ट्रांसफ़र होनी है वो नहीं होगी। दूसरा, हमें पता होगा कि हमारा ये वाला मरीज़ इस जगह मौजूद है और हम उसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन चेक रख सकते हैं कि भी अब उसकी तबीयत कैसी है। जो मॉडरेट डिज़ीज़ है जिसमें उसको थोड़ी बहुत सांस की तकलीफ़ हो, हल्की फुल्की ऑक्सीजन लगानी पड़े, हल्की फुल्की से मेरी मुराद है 2, 3, 4, 5 लीटर तक ऑक्सीजन लगानी पड़े, ये वाले पेशेंट जो हैं ये आम वार्ड में, कोरोना की वार्ड जिसे कहते हैं, उसमें मैनेज हो जाते हैं। जो शदीद तकलीफ़ वाले मरीज़ हैं वो होते हैं जिनको 15 से 17 लीटर 20 लीटर ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, या उससे भी ज़्यादा बाज़ दफ़ा उनके सांस इतना ख़राब होता है कि उनको सांस के लिए मज़ीद सपोर्टिंग डिवाइसेस जो हैं वो लगानी पड़ती हैं। तो उनको फिर हमें हस्पताल के स्पेशल यूनिट्स, जिनको हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स कहते हैं या इंटेंसिव केयर यूनिट्स कहते हैं, वहाँ पे रखना पड़ता है। तो जो माइल्ड कैटेगरी के लोग हैं, अगर वो भी अस्पताल आके दाखिल होना कोशिश करें या दाखिल हो जाएं तो अस्पतालों पे लोड बहुत बढ़ जाता है। इसलिए फिर हम कहते हैं कि जो माइल्ड कैटेगरी है वो घर पे रहे, होम आइसोलेशन हो जाए, आइसोलेट कर ले अपने आप को, मतलब बाकियों से अलहदा कर लें। तो ये एक तरह की क्वारंटीन ही है। आइसोलेशन का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं उस बंदे के लिए जिसको बीमारी होगी हो और फिर उसको आपने 13 से 14 दिन जो है वो बाकियों से अलहदा रखना होता है। नाजरीन, कोरोना से बचाव, इलाज और डेवलपमेंट के बारे में ये प्रोग्राम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा। डॉक्टर की मदद से सेहत की बहाली, इलाज की मालूमात, बीमारी से जंग तभी मुमकिन होती है जब मरीज़ इलाज से दोस्ती कर लें, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें और अपनी बीमारी को हराने में अपनी भरपूर कोशिश करें। व्यूअर्स, आपको एक बार फिर बताते चलें कि आज का प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पर इसलिए तैयार किया गया है कि कोरोना लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी मीडिया में कोरोना के बारे में फैलाई गई गलत मालूमात की वजह से होने वाले नुकसानात से आप ख़ुद को और अपने प्यारों को, अपने माय डियर्स को महफूज रख सकें। माय डियर सिर्फ उनके लिए नहीं जो बीमार हैं और सेहतमंद होना चाहते हैं। माय डियर उनके लिए भी है जो सेहतमंद हैं और बीमारियों से महफूज रहना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आइंदा तमाम प्रोग्राम्स की अपलोड्स के बारे में इंटीमेशंस आपको फौरी पहुंच सकें। मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है और आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सा मास्क पहनना चाहिए? पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनने से जो है बाकायदा एविडेंस है, स्टडीज़ हैं जिससे पता चलता है कि अगर जो डिज़ीज़ पर्सन है अगर वो मास्क नहीं पहनता और वो छींकता है तो दूसरा पर्सन जिसने बिलाशुबा मास्क पहना भी हो उस तक बीमारी के ट्रांसफ़र होने का इम्कान तकरीबन 70% तक। अगर वो ख़ुद मास्क पहन ले तो ये इम्कान आधे से भी कम रह जाता है। और अगर दोनों लोगों ने मास्क पहना हो तो फिर जो है बीमारी ट्रांसफ़र होने का इम्कान 2% से भी कम हो जाता है। इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी है। कोई सा भी मास्क जो है वो पहना जा सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि N95 ही पहना जाए या जो है को बहुत सारे मेडिकल के जो हाफ फेस रेस्पिरेटर्स या जो दूसरे डॉक्टर्स लोग पहनते हैं वही पहने जाएँ। बल्कि मैं आपकी चैनल के तवज्जुह से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा आम लोगों से कि अगर आप अपना आम 3 प्लाई मास्क पहनते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। N95 बल्कि मत पहनिए। N95 को मार्केट में शॉर्ट हो जाने से डॉक्टरों को मुश्किल आती है। N95 जो है वो ट्रीटिंग फिजिशियंस को पहनना चाहिए और मेरे ख़्याल में उन्हीं के लिए मुनासिब है। N95 में 2 तरह के मास्क आते हैं। एक वो जिसमें वेल्व लगा होता है, ये वेल्व जो है ये एक्सहेलेशन वेल्व होता है। एक्सहेलेशन वेल्व का मतलब ये है कि अगर आप खांसें या छींकें तो यहाँ से वायरस बाहर जा सकता है। तो ख़ुसूसी तौर पे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग बीमार हैं जिनको इन्फेक्शन है वो वेल्व वाला मास्क मत पहने क्योंकि वो बाहर बीमारी को ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा मावन साबित होगा। वो बिल्कुल खुला होता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है, वो अंदर नहीं जाने देता। तो इन्हेलेशन में आपको इतनी मुश्किल नहीं, लेकिन जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो आपके वायरसेस जो हैं वो सामने वाले बंदे तक या एटमॉस्फेयर में फैल सकते हैं। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि जो वेल्व वाला मास्क है
वो ख़ुसूसन वो लोग जिनको इन्फेक्शन है वो ना पहने। तो सादे मास्क पहने, उससे मसला हल हो जाएगा। अगर N95 पहनना भी है तो विदाउट वेल्व जो है वो आप पहनिए प्लीज़। और हाथ धोना ज़ाहिर है इसलिए ज़रूरी है कि वायरस जो है मुख्तलिफ़ सर्फेसिस पे गिरता है। जैसे एक लिफ्ट है, उसमें मैं अगर जाता हूँ और मेरे से पहले अगर कोई बंदा वहाँ गया है, छोटी सी लिफ्ट है, वो खांस के या छींक के गया है और उसके बाद उसने अपने नाक पे ख़ारिश भी की है और बटनों को भी छेड़ा है लिफ्ट के, तो तकरीबन इस बात का इम्कान है कि 15 मिनट तक तो वो वैसे ही वायरस वहाँ फ़ज़ा में मौजूद होगा। तो अगर उसके बाद मैं जाता हूँ तो मैं इनहेल कर सकता हूँ, या मैं वहाँ लिफ्ट के बटन्स को टच करता हूँ और उसके बाद वो मेरे हाथ पे लग जाता है, तो वो किसी भी वक्त में अगर आँखों को हाथ लगाऊँ या नाक को या मुँह को हाथ लगाऊँ तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि जब आप घर से बाहर हों तो स्पेशली अपने नाक मुंह को छेड़ने से गुरेज करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमने हाथ कहाँ कहाँ लगाएं। आम साबुन जो है, डिटर्जेंट्स जो है, ये वायरस की जो लिपिड बाइलेयर होती है उसको तोड़ देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे हैं वायरस को किल करने के लिए। कोई सा भी साबुन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई स्पेशली कोई रिकमेंडेशन नहीं। डॉक्टर साहब, इस बारे में भी बड़ा कन्फ्यूजन पाया जाता है कि कोरोना का कौन सा टेस्ट पहले करवाना चाहिए? टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। अगर आप जो है टेस्ट नहीं कराएंगे और आपके अंदर वायरस है मिसाल के तौर पे, तो ना सिर्फ उससे ये होगा कि आप दूसरों को वायरस ट्रांसमिट करते रहेंगे, क्योंकि आपने कराया नहीं, आपको पता ही नहीं चला, ना ही आपने इस बात को तस्लीम किया कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन है, दूसरों को भी पता नहीं चलेगा। दूसरा ये कि आपकी जो ट्रीटमेंट प्लानिंग है जो आपके डॉक्टर ने आपके लिए करनी है वो मिसलीड हो जाती है। गवर्नमेंट के इदारे किसी को पकड़ के नहीं ले जाते, वो सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट करते हैं कि इनको आइसोलेशंस करनी है, और उस आइसोलेशन से जैसे मैंने अभी पहले ज़िक्र किया कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि डिज़ीज़ ट्रांसमिशन मज़ीद नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात जो इसमें आ जाती है कि कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। PCR ही जो है वो एक यूँ समझ लें फ़िल वक्त अभी के टाइम में एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि पॉजिटिव आ सकता है और वहाँ से हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आइंदा तमाम प्रोग्राम्स की अपलोड्स के बारे में इंटीमेशंस आपको फौरी पहुंच सकें। ऑक्सीजन सैचुरेशन से क्या मुराद है और ऑक्सीजन सैचुरेशन का इस बीमारी में क्या किरदार होता है? अच्छा, ये एक टेक्निकली एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मुख्तलिफ़ मेरे जो कोलीग्स हैं उनकी इसके बारे में ज़ाहिर है अपनी प्रोफेशनल राय होगी। मैं मुहतात हो के सिर्फ़ अपनी राय बयान करता हूँ। जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है इसका मतलब ये है कि हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन है वो कितनी % ऑक्सीजन उठा रही है। यानी अगर हीमोग्लोबिन के 10 मॉलिक्यूल हैं और वो 10 के 10 ऑक्सीजन से फुल हो जाएंगे तो ये 100% सैचुरेशन हो जाएगी। और अगर वो उनमें से 8 मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन लिफ्ट कर ली है और 2 ने नहीं की तो 80% हो जाएगी। ठीक है, इसको पल्स ऑक्सीमीटर वो जो उंगली पे हम लगाते हैं उससे मेजर किया जा सकता है। आम तौर पे जो सेफ़ वैल्यू हैं वो 92% से अबव हैं। अगर 92% से अबव वैल्यू चल रही है तो आम तौर पे लोगों को ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। लेकिन अगर 90% से लेकर 92 तक आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि अब उस मरीज़ के फेफड़ों के अंदर गुंजाइश कम होती जा रही है और अब उसको जल्द हस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे मरीज़ जिनकी सैचुरेशन 90 से लेकर 92 तक 92 तक रहनी शुरू हो जाए उनको चाहिए कि वो हस्पताल से रब्ता करें, और जिनको 90 से नीचे हो जाए उनको डेफ़िनेटली ऑक्सीजन लगानी चाहिए, और ऑक्सीजन उतनी ही लगानी चाहिए जिसमें फिर वही 92 93 तक मेंटेन करना शुरू हो जाए। 100% को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा जो है वो अपना एक एनालिसिस है कि हम जो है उतनी ही ऑक्सीजन मरीज़ को लगाएं जिससे वो 92% से अबव मेंटेन करना शुरू हो जाए, ताकि ऑक्सीजन का अपना जो एक नुकसान है जिसे हम डिफ्यूज़ एल्वेओलर डैमेज कहते हैं वो ना मरीज़ को हो।
तो ये वैसे एक मुश्किल टेक्निकल क्वेश्चन है। आप समरी या एहतियातन या आसानी के लिए ये समझ लें कि अगर 90 से नीचे रहनी शुरू हो जाए तो फिर तो ऑक्सीजन लगानी बहुत ज़रूरी है। क्या हॉट लिक्विड्स लेना, स्टीम लेना या गर्म पानी पीना ये कोरोना से बचाव में मददगार साबित होते हैं? मैं आपके तवज्जुह से ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हम जो डॉक्टर्स हैं जो एलोपैथी तरीके से इलाज करते हैं, हम में से कोई भी किसी भी दूसरे तरीका इलाज के ख़िलाफ़ नहीं है, और ना ही हम ये कहते हैं कि ये क्यों किया या वो क्यों किया। प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटी सी होती है कि जिस वक्त मरीज़ हमारे पास आता है वो काफ़ी सिक हो चुका होता है। जब वो बहुत सिक हो गया होता है और वो जो होम रेमेडीज़ हैं उसके इख्तियार में हम बात नहीं रही होती, और या हमारे पास भी ऑक्सीजन के इख्तियार में बात नहीं रही होती, तो उस वक्त ये थोड़ी सी फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट होती है कि जी ये क्या किया और वो क्यों किया। वरना मेरा अपना ये ख़्याल है कि जिस अल्लाह ताला ज़रा शिफ़ा देने वाले हैं वो जिनको जिस चीज़ से शिफ़ा देना चाहें वो दे सकते हैं। हमने ये देखा है कि हॉट फ्लूइड्स जो हैं, कहवा पीना, सूप पीना, ये बहरहाल फ़ायदेमंद है। इसी तरह से स्टीम लेना जो है ये दो तरह से फ़ायदेमंद है। एक तो ये है कि जो आपकी डीप सीटेड सिक्रीशंस हैं जो सख्त होती हैं या थिक होती हैं, उनको ये थोड़ा सा लिक्विफाई करने में हेल्प करती है स्टीम। उससे फिर मरीज़ को खांसी करके बलगम निकालने में आसानी हो जाती है। मोहतात ये रहना चाहिए कि ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर ड्रॉप कर रही है तो फिर जल्द अज़ जल्द अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि उसके पास एक विंडो हो आपके इलाज करने के लिए। अगर मरीज़ बिल्कुल आखिरी दमों पे पहुंचेगा तो फिर ये कॉन्सेप्ट ख़ुद ब खुद बन जाएगा कि जी मरीज़ आया, उन्होंने मार दिया, मार के वापस कर दिया। हालांकि वो बेचारे पूरी ज़ोर लगा देते हैं मरीज़ की जान बचाने के लिए, लेकिन उस वक्त तक आम तौर पे जिस्म में इतनी गुंजाइश बाकी नहीं रही होती कि वो बीमारी के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर सके या डॉक्टर उसकी कोई हेल्प कर सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आइंदा तमाम प्रोग्राम्स की अपलोड्स के बारे में इंटीमेशंस आपको फौरी पहुंच सकें। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कोविड-19 के बारे में मज़ीद अहम मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूअर्स से क्या कोरोना के बारे में कोई ऐसी बात शेयर करना चाहेंगे जो हमने सवालात में आपसे ना पूछी हो और आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हो? इंतहाई इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा मेडिकल कम्युनिटी के लिए इंटरेस्टिंग भी है, वो ये है कि क्या एक मरीज़ को री इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। मैंने ख़ुद से अब तक 3 पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको री इन्फेक्शन मैं समझता हूँ कि हो गई है। इसमें कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये सिर्फ पीसीआर पॉजिटिव आता है, ये इन्फेक्शन नहीं होती, कि किसी वक्त उसकी पेशेंट की नेज़ोफेरेंक्स में
वायरस के डेड पार्टिकल्स रह जाते हैं और हमारा स्वैब उसको उठा लेता है और उसको जो है वो PCR जो है वो पकड़ लेता है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि PCR जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अगेंस्ट होता है। तो अगर वो सीक्वेंस जो है वो ब्रोकन हो गया तो उसको वो PCR डिटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ जो देखने में आई है, जो क्लिनिकली हमारे देखने में आई है, वो ये है कि वायरस जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो अगर वायरस म्यूटेट कर गया है, उसकी स्ट्रेन चेंज हो गई है, या हमारी कम्युनिटी में पहले ही एक से ज़्यादा स्ट्रेन्स के वायरसेस मौजूद हैं, तो ये ऐन मुमकिन है कि एक पेशेंट जिसको इन्फेक्शन हो वो उससे रिकवर करे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाए और खुदा न खास्ता फिर उसको किसी दूसरी स्ट्रेन से इन्फेक्शन हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि री इन्फेक्शन हो सकती है। इसीलिए हम एम्फसाइज़ करते हैं कि वो तमाम लोग जिनको एक दफ़ा इन्फेक्शन हो गई है वो हरकुलिस बन के सोसाइटी में ना घूमें, वो मास्क पहने और इस बात के एहतियात को मद्देनज़र रखें और इस बात को फॉलो करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग को, हाथ धोने को, मास्क पहनने को, एहतियाती तदाबीर को बिल्कुल मत छोड़ें। पहली बात यह है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। जब घर से बाहर हों अपने नाक, मुंह, कानों को, आँखों को हाथ मत लगाइए, मास्क पहनिए। जब तक हद्दल वसा जितनी बार हो सके, जहां आपको पॉसिबल हो वहां पे साबुन से हाथ धोइए। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। एक छोटा सा पैगाम जो है वो मैं मज़ीद देना चाहूँगा, वो ये है कि हम कुछ अरसे से सूरह रहमान पे जो हम लोगों ने बहुत सारी इसमें रिसर्च की है, वो कोविड के, कोरोना के पेशेंट्स पर भी कर रहे हैं। तो उसमें बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिले हैं। तो अगर हम घरों में अपने लोगों को, उन मरीज़ों को जिनको कोरोना की इन्फेक्शन है, उनको दिन में 3 मरतबा सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में सुनवाएं 7 दिन तक, सिर्फ़ 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम, जैसे मेडिसिन दे रहे हैं उसी तरह से ये भी दवाई समझ के आप सुनवा दें, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है और फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला होगा। तो मेरा ये पैगाम सब लोगों के लिए है कि सूरह रहमान को जहाँ आप इतने दूसरे टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, सना मक्की है, कहवे हैं, तमाम तरह की दवाइयाँ हैं, उसी तरह से सूरह रहमान को भी इस्तेमाल कीजिए इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को इससे शिफा अता फरमाएगा। डॉक्टर आसिम राना साहब ने हमारे व्यूअर्स की जानिब से पूछे गए तमाम सवालात के बेहतरीन जवाब देकर यकीनन हमारे व्यूअर्स को मुतमईन कर दिया है। इस बात पर हम डॉक्टर साहब के तहे दिल से मशकूर हैं। डॉक्टर साहब, इस कोरोना से हटकर अगर हम आपसे पूछें कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ माय डियर्स होंगे, आप अपने उन माय डियर्स के बारे में हमसे या हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है। माय डियर वाइफ, ठीक है, माय डियर चिल्ड्रन, तो पहले 2, उसके बाद माय डियर ताहिर रसूल, फिर इसके बाद बाकी सारे। अब इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे। मुजतबा बहुत जल्दी नाराज़ हो जाएगा, उसको पता चला कि मैंने उसको माय डियर मुजतबा नहीं कहा, तो इसलिए माय डियर मुजतबा और बाकी तमाम लोग। तो मेरी क्लास पूरी की पूरी जो हमारे अल्लामा इकबाल का हमारा जो सेशन है 90 से 95 तक का, हम सब एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी तरह जल्ड हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो वो तमाम लोग जो है ना वो माय डियर ही हैं मेरे लिए। बीमारी से तहफ़्फ़ुज़, सेहतयाबी और कामयाबी, इलाज के मुतालिक हक़ाइक़, मालूमात, वसाइल तक रसाई, तजवीज़ करदा अद्वियात, आलात का दुरुस्त इस्तेमाल और डॉक्यूमेंटेशन, यही वो बुनियादी सतून हैं मेरे, आपके और हम सब के हेल्थ केयर मैगज़ीन माय डियर के। माय डियर की स्क्रीन आप भी शेयर कर सकते हैं। बस माय डियर को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और हमें पोस्ट कर दीजिए अपने वीडियोस, या फिर अपने वीडियोस हमें बज़रिया ईमेल भिजवाएं और हम पहुंचेंगे आप तक।